हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो हैं लेसन नंबर 3 जो है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन, ये जो है हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर है और ये हम पढ़ रहे थे। हालांकि बहुत दिन हो गए हैं, क्लास नहीं हो पाई है किसी कारण से, क्योंकि आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भी था और भी बहुत सारे कुछ घर में प्रोग्राम थे, तो उसकी वजह से क्लास जो है वो बहुत दिनों से नहीं आ पाई है। बट अब मैं कोशिश करूँगी, हालांकि मैं ये भी हमेशा बोलती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी क्लासें हो पाए, आपका जल्दी से जल्दी कोर्स हो पाए। बट अब कोई ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई फंक्शन या कोई ऐसा घर में कोई काम है, तो अब मैं कोशिश करूँगी रियली कि अब जल्दी से जल्दी आपकी क्लासें आ पाए, कंटिन्यू आ पाए, क्योंकि सिलेबस भी अपना बड़ा है और फिर टाइम पे अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम ही है आपके एग्ज़ाम के। मैं चाहती हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले एक बार पूरा कोर्स जो है वो कवर हो जाए, ठीक है ना। तो हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जो मैं क्लास ले रही हूँ आजकल वो थोड़ी सी लंबी ले लेती हूँ ताकि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर है वो उसमें आ जाए। छोटी क्लासें तो लेती नहीं हूँ, क्योंकि छोटी क्लास अगर मैं लूँगी तो उसके अंदर टॉपिक जो होगा वो कम होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि एक घंटे की बड़ी बड़ी क्लासें ले रही हूँ और नोट्स आपके पास अवेलेबल है ही। अब ऑफलाइन क्लासों के अंदर होता है कि साथ के साथ नोट्स लिखवाने पड़ते, तो उसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, नोट्स आपको दे रखे हैं टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप डायरेक्ट उसको उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है, आपको जो ये क्लासें आ रही है रेगुलर उनको देखना है, समझना है। कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए तो आपको कमेंट करना है। कमेंट नहीं कर सकते हो तो व्हाट्सएप के जो यहाँ पर स्क्रीन पे जो आपके नंबर दिख रहे हैं उनके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, सर से कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो उनसे, कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो, ठीक है ना। बाकी आपको इन क्लासों के साथ जुड़े रहना है। जब क्लास आती है तो जब आप कमेंट करते हो तो उनमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो ये फालतू के कमेंट कर रहे हो, हाय हेलो आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, ये फालतू के कमेंट नहीं करने हैं, किसी को परेशान नहीं करना है, ठीक है ना। अपने को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। जो वो समझा रही हूँ अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो जो मैं समझा रही हूँ और पहले का अगर हम रिवाइज भी कर रहे हो तो आप आंसर करो ना साथ के साथ। देखते हैं कि आपको कितना याद है, आपने कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। एक तरह से कंपटीशन ही चल रहा है आपका यूट्यूब पे, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे बच्चे जब वो क्लासें देखते हैं तो आप ये सोचिए ना कि आपको उनसे ज़्यादा कितना आता है और आप कितना अच्छा आंसर कर पाते हैं। आप एक दूसरे से कंपटीशन रखिए। ये फालतू की बातों में क्या रखा है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना। और अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं, आई होप कि आपको क्लासें पसंद आ रही होगी, तो अगर पसंद आ रही है तो इनको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लासें पहुँचनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम में जो यूट्यूब पे क्लासें हैं हालांकि वो है बट बहुत ही कम अवेलेबल है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस ज़्यादा होती है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ज़्यादा समस्या आती है। अभी स्कूलें भी ओपन नहीं हुई हैं, है ना, तो उन तक आप ये क्लासें पहुंचाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, एक आधा टॉपिक जो मेरा रह गया था वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और वो जो है जिसमें मुकुलन वगैरह विधियाँ वगैरह रह गई थी वो जो है वो टॉपिक नंबर 9 या यूँ कह सकते हैं वीडियो जो 9 नंबर का वीडियो है उसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी है। सेकंड चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जो रह रहा हो। और जो थर्ड चैप्टर चल रहा है वो तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी के अंदर जिस तरह से टॉपिक दे रखे हैं उसी तरह से मैं टॉपिक वाइज करवाती जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि बीच बीच में से कहीं से भी उठा के हम पढ़ रहे हैं। आपको एनसीईआरटी आपके पास में रखनी है। अब आप बोल रहे हो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी हमारे पास नहीं है, तो मैंने उसका भी सोल्यूशन बताया था कि आप अपने जो फ़ोन है अपना, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल अगर है तो उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए, वरना अगर आपके पास में जो भी स्टेशनरी हो वहाँ से आप ला ही सकते हैं। अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर अच्छे डायग्राम्स भी आपको मिलेंगे, लैंग्वेज कैसी है वो भी आपको देखने को मिलेगी, कोई भी आपका वर्ड है वो नहीं छूटेगा। और अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा तो फिर तो उसके लिए एनसीईआरटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, आर्तव चक्र के बारे में पढ़ लिया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने पढ़ लिया था पूरा कंप्लीट। उसके 2 वीडियो बनाए थे अपने, और क्योंकि वो बड़ा टॉपिक था तो अच्छे से हमने उसको समझा था। एंड अभी तक तो मुझे उसका कोई ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं है कि बच्चों का कि कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो, बट अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही हो, हार्मोन्स के अंदर, वैसे तो बहुत ही ईजी से और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको करवाया था,
ठीक है ना। अगर समस्या और हो तो आप उनको वापस देख सकते हो, ठीक है। अब आर्तव चक्र अपना कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अंड जनन, उससे पहले जो अंड जनन किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब जो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा निषेचन। क्या आता है? निषेचन। निषेचन, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। निषेचन को इंग्लिश में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश मीडियम वाले अगर बच्चे हैं तो वो भी सुन लें, ठीक है। अब निषेचन का मतलब क्या होता है? चलो ये हेडिंग वेडिंग तो क्या है बता दी मैंने आपको, निषेचन या फर्टिलाइजेशन जिसे अपन कहते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि ये है फेलोपियन ट्यूब, सॉरी फेलोपियन ट्यूब तो नहीं है, मतलब मैं बना दूंगी फेलोपियन ट्यूब। ये आपका जो फीमेल है उसका गर्भाशय है, ये गर्भाशय हो गया ये पूरा, ठीक है ना। और अंदर की मेम्ब्रेन का तो अभी कोई काम है नहीं तो मैं नहीं बना रही हूँ। ये हो गई फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब, ये आगे से जाकर इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। इधर ये भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि इसका जो चौड़ा वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? एम्पुला। इसी तरह से इधर भी होगा, वो अभी मैं बना नहीं रही हूँ, ठीक है। ये सर्विक्स हो गया। सर्विक्स के बाद में यहाँ पर क्या होगी? इसकी वेजाइना होगी, ठीक है। और इसकी तो आपको पता ही है, मेम्ब्रेन वगैरह पता ही है, बट अभी कोई काम की नहीं है तो अभी ध्यान भी नहीं रखना है ना। और यहाँ पर इसके जो हैं वो क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। दोनों तरफ जोड़ी कितनी, संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है, अंडाशय होते हैं। कंप्लीट है। अंडाशय के अंदर क्या बनता है? अंडाशय से क्या रिलीज होता है? ओवम। ओवम का मतलब अंडाणु। बट मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी जो यहाँ से रिलीज होगा, कब रिलीज होता है पहले तो ये बताइए मुझे। जब पीरियड्स, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि आर्तव चक्र की समाप्ति होती है, मान लो 28 दिन का है तो 28 में से जो लास्ट का डे होता है उसमें से 14 दिन माइनस करने हैं। मैंने आपको पहले सिखाया था कि कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रिलीज होता है, यहाँ से हम कहते हैं कि अंडाणु जो है वो अंडोत्सर्ग होता है। अंडाणु जब रिलीज होता है तो उसे अपन अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। बट यहाँ पर ये जो अभी रिलीज होगा, यहाँ से फट कर ये यहाँ से ये जो है बाहर ग्राफियन पुट्टिका जब फटेगी और यहाँ से जो रिलीज होगा और यहाँ पर जो आएगा, उसके बाद में जब ये इसे फिम्बरी जो है कैच करेगा तो ये जो है ये क्या है? द्वितीयक अंडक है। क्या है? द्वितीयक अंडक है, ना कि ये अंडाणु है। ध्यान रखना है, ये द्वितीयक अंडक है, ये अंडाणु नहीं है, ठीक है ना। अंडाणु अभी हम इसे नहीं कहेंगे, कब कहेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। अभी इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक अंडक। याद करो, द्वितीयक अंडक बना था जब ग्राफियन फॉलिकल थी, है ना। चलो, प्राथमिक फॉलिकल या यूँ कह सकते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल थी। प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुट्टक, प्राथमिक पुट्टक से द्वितीयक पुट्टक बना था, द्वितीयक से तृतीयक पुट्टक बना था और तृतीयक से जो है फिर ग्राफियन पुट्टक बना था। और ग्राफियन पुट्टक के अंदर क्या थी? सेकेंडरी oocyte था, यानी कि द्वितीयक अंडक था। तो अब द्वितीयक अंडक यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पर इसे कैच कौन करेगी? फिम्बरी। देखो ये इसके पार्ट तो आपको याद ही होंगे, ये फिम्बरी वाला पार्ट है, ठीक है ना। इनफंडिबुलम, यहाँ पर जो चौड़ा भाग होता है इसे हम एम्पुला कहते हैं, एम्पुला। और ये जो पतला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होता है? देखो यहाँ से द्वितीयक अंडक आता है, रिलीज होता है और यहाँ पर आकर वो बैठ जाता है। कहाँ पर? एम्पुला के अंदर। यहाँ पर एम्पुला में आकर बैठ जाता है, ठीक है। अभी चलो ठीक है, या अभी मैं बता दूंगी कि ये द्वितीयक अंडक क्यों कहते हैं, कैसे द्वितीयक अंडक ही क्यों होता है और अंडाणु कब बनता है। बट अभी आप याद रखो, जैसे कि मान लो ये अंडाणु है, ठीक है, यहाँ पे आया, ये अंडाणु बन गया, ये अंडाणु है। तो अब क्या होता है कि जब यहाँ से, यानी कि ये जो क्या है, ये वेजाइना है, वेजाइना, सर्विक्स और ये यूटेरस, ठीक है। यहाँ से होता हुआ क्या आता है? स्पर्म आता है। क्या आता है? स्पर्म आता है। और जब स्पर्म जो है आता है यहाँ पर, और कहाँ पर आएगा? ये भी एम्पुला वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। और दोनों जो है जब मीट करते हैं, दोनों आपस में संलयित होते हैं, संयोजन करते हैं, यानी कि
मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं या संलयित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो आप फर्टिलाइजेशन या निषेचन की परिभाषा क्या लिख सकते हो, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को, या क्या कह सकते हैं उसको, संलयन या संयोजित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। या यूं भी कह सकते हो कि अंडाणु और शुक्राणु, मानव की अगर बात करें स्पेशली, तो अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन को भी हम क्या कह सकते हैं, निषेचन कहते हैं। क्लियर है। अब मैं क्या बता रही थी कि यहाँ से जो चीज़ रिलीज होती है इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक अंडक कहते हैं। ठीक है, और द्वितीयक अंडक जो होता है वो कैसा होता है, देखो पहले तो ये समझो, जैसे कि ये जो है आपकी क्या है, फीमेल की ओवरी है, अंडाशय है। इस अंडाशय के अंदर सबसे पहले क्या बनी थी, पहली जो है प्राइमरी फॉलिकल बनी थी, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गई। फिर थोड़ी सी बड़ी हुई ये सेकेंडरी फॉलिकल, प्राथमिक पुट्टक, द्वितीयक पुट्टक, ये तृतीयक पुट्टक, और ये ग्राफियन पुट्टक या ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बनता है द्वितीयक अंडक यानी कि सेकेंडरी oocyte। ये सारा चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब समझना इस चीज़ को ध्यान से। अगर इस ग्राफियन फॉलिकल को मैं थोड़ा सा लार्ज करके बनाऊं, थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं, तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो अंदर की ओर ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है, द्वितीयक अंडक है। ठीक है, द्वितीयक अंडक के बाहर की ओर याद करो क्या होती है, द्वितीयक अंडक के बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन होती है, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। उस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने ज़्यादा ही इसमें बना दिया, थोड़ा सा पास पास में बना देते हैं। ठीक है, ये द्वितीयक अंडक हो गया, ये जोना पेलुसिडा हो गई। और जोना पेलुसिडा के बाहर की ओर, जो जोना पेलुसिडा होती है इसके बाहर की ओर एक और मेम्ब्रेन होती है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से कोशिकाएं इस प्रकार से इलोंगेटेड इसके चारों ओर जमा होती है ऐसे। इसे हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा। और यहाँ पर बाकी जो इसकी जो ये मेम्ब्रेन, ये जो सेल्स है और भी इन सेल्स, ये सेल्स जो है वो साइड साइड में यहाँ पर भी हो जाती है, यहाँ पर भी इकट्ठी रहती है। ये सेल्स क्या नाम है इनका, ग्रेन्युलोसा सेल्स है। ये यहाँ पर इकट्ठी रहती है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स होती है ना, ग्रेनुलोसा सेल्स होती है। तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स है। ठीक है, और आपको पता है कि ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर की ओर यहाँ पर कुछ और सेल्स भी होती है, थीका सेल्स जिसे अपन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, थीका सेल्स। और थीका सेल्स भी दो भागों में होती है, या यूँ कह सकते हैं थीका सेल्स की दो परतें होती है। कौन कौन सी, एक तो थीका इंटरना और एक होती है थीका एक्सटर्ना। एक तो होती है थीका इंटरना एंड एक होती है थीका एक्सटर्ना। ये है क्या, ये बनाया गया है मैंने, ये है जो ग्राफियन फॉलिकल है उसी को लार्ज करके बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं, ये तो क्या हो गया, ये जो बीच में है ये द्वितीयक अंडक है, ये द्वितीयक अंडक है। ठीक है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है बाहर की ओर, इसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के बाहर की ओर जो ग्रेनुलोसा सेल्स है इस प्रकार से जमी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। एंड ये भी यहाँ पर भी वापस ग्रेनुलोसा सेल्स जो है साइड साइड में जमा हो जाती है, और इन ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर की ओर ये जो दोनों हैं इनको हम क्या कहते हैं, थीका कोशिकाएं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर एक गुहा बन जाती है, यहाँ पर एक स्पेस खाली रह जाता है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, एंट्रम। क्या कहते हैं,
एंट्रम। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाई है अभी, वो बनी किसकी है, ये है किसकी स्ट्रक्चर है, ये जो है ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर है। ग्राफियन फॉलिकल लास्ट बना था आपने, याद कीजिए, अंड जनन की प्रक्रिया में ग्राफियन फॉलिकल हमने लास्ट यही बनाया था, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ठीक है, ये कैसे बनता है वो आप पहले वाले वीडियो में, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बट मुझे पता था कि आप बहुत दिनों से क्लास देख रहे हो, मैंने बहुत ज़्यादा दिन लगा दिए क्लास लेने में, तो शायद बच्चे भूल गए हों। तो अभी आप याद रखिए कि ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है, ग्राफियन फॉलिकल की है। तो ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर बन जाता है, अंडाशय के अंदर ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो जाता है। लेकिन ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है अंडाणु बनता नहीं है, अंडाणु अभी नहीं बना है। इसके अंदर क्या है, द्वितीयक अंडक है, और द्वितीयक अंडक का मतलब सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी सेकेंडरी oocyte ही बना है। अब ध्यान रखना, जब ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो होती है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल कह रहे हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करती है, अंडाशय के यहाँ पर अंडाशय की दीवार के पास में आ जाती है। ये ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय की दीवार के पास में आ गई। ठीक है, अब अंडाशय की दीवार के पास में आके फिर यहाँ से ये ग्राफियन फॉलिकल जो है फटती है, और ग्राफियन फॉलिकल के फटने से जो चीज़ बाहर आएगी, जो संरचना बाहर आएगी, वो संरचना अंडाणु नहीं कहलाएगी। अभी इसे अंडाणु नहीं कहेंगे, तो अंडाणु नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, वो सेकेंडरी oocyte ही होगी। ये ध्यान रखना, सेकेंडरी oocyte ही होगी। तो सेकेंडरी oocyte जब बाहर आएगा तो सेकेंडरी oocyte अकेला नहीं आएगा। ये मत सोचना कि ये सिर्फ जो सेकेंडरी oocyte अंदर हमने बना रखा है यही बाहर आएगा, बाकी सब चीज़ें अंदर ही रह जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जब ये पूरी की पूरी ग्राफियन फॉलिकल फटती है तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो। जब ग्राफियन फॉलिकल फटती है तो इसके साथ साथ क्या आता है, एक तो सेकेंडरी oocyte आता है, एक तो सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडक आता है। ठीक है, द्वितीयक अंडक आ गया। दूसरा एक और इसके साथ और क्या आती है, ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, ये किसकी मेम्ब्रेन है, ये भी बताइए, ये किसकी मेम्ब्रेन है, जोना पेल्यूसिडा। किसकी मेम्ब्रेन है ये, जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन है। और इसके साथ में और क्या चीज़ आएगी, तो इसके जो बाहर की ओर इस तरह से जो ग्रेनुलेसस सेल्स जो है इसके चारों ओर जम गई थी, इस प्रकार से लंबवत इसके चारों ओर जम गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा भी इसके बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब ये पूरी की पूरी ग्राफियन फॉलिकल फटेगी, ग्राफियन फॉलिकल फटने से बाहर क्या क्या चीज़ें आएगी, जब यहाँ से ये फट जाएगा, यहाँ से ब्रस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जब फटेगा तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें आएगी, एक तो द्वितीयक अंडक आएगा, दूसरा इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन है ये, जोना पेल्यूसिडा, ये आएगी। तीसरा इसके चारों ओर एक और मेम्ब्रेन है जिसे अपन क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा भी बाहर आएगी। ठीक है, और ये अभी पूरी संरचना, जो इस संरचना को हम क्या नहीं कहेंगे, अंडाणु नहीं कहेंगे। अंडाणु आगे बनेगा, कैसे डेवलप होगा वो मैं आगे बताऊंगी। तो अब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर निकल गया। कब, 14वें दिन। कौन सा 14वां दिन, लास्ट जो डेट होती है उसके माइनस करने आपको 14वें दिन, 14 दिन माइनस करने हैं, उस दिन अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग का मतलब होता हालांकि अंडाणु का, हम कहते हैं ना नॉर्मली भाषा में कि अंडाणु रिलीज हुआ है, बट वो अंडाणु होता नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से ये बाहर निकल गया। अब समझ रहे हो इसके साथ, यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ से जब ये निकलता है तो इसमें ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक और मेम्ब्रेन होती है, जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के चारों ओर और क्या होता है, कोरोना रेडिएटा। तो ये जब यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर ये जो फिम्बरी है, इसे हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। और फिम्बरी जो है इसे कैच कर लेगा, और फिम्बरी कैच करके कहाँ ले जाएगा इसको, पहले इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम से एम्पुला के अंदर। ठीक है, इनफंडिबुलम से एम्पुला के अंदर ये ले जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि हम कहते हैं कि जैसे शुक्राणु यहाँ से जैसे मान लो कि पेनिस को इसमें डालेंगे वेजाइना के अंदर, तो वहाँ से शुक्राणु रिलीज होगा। तो
शुक्राणु जो है वो उसके पास क्या होती है, टेल होती है। टेल का मतलब पूंछ होती है, तो पूंछ की तरह, पूंछ की वजह से वो ऐसे ऐसे गति करता है। तो पूंछ से जब वो गति करता है तो ठीक है, वो तो यहाँ तक आ सकता है, गति करके आ सकता है। जैसे इसकी ये पूंछ है तो इसकी वजह से तो ये यहाँ आ सकता है। बट ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, ये सेकेंडरी oocyte जो है इसके पास तो कोई पूंछ है नहीं, और इसके पास तो ऐसी कोई संरचना भी नहीं है कि ये यहाँ से गति करके, हाथ पांव तो है नहीं कि ये गति करके यहाँ तक एम्पुलर रीजन तक आ सके। तो फिर ऐसी क्या संरचना होती है कि जो इस सेकेंडरी oocyte को इसके अंदर ले जाती है, आगे एम्पुला भाग तक ले जाती है। तो याद कीजिए, आपको मैंने बताया था पिछली बार भी कि यहाँ पर कुछ कोलमनर सेल्स होती है, इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं होती है, स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, जिनके ऊपर क्या लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं, जिनके ऊपर सीलिया, ऐसे सीलिया लगे होते हैं। सीलिया का मतलब क्या होता है, पक्षमाभ। और मैंने आपको पक्षमाभ वगैरह की संरचना जो है पहले बताई थी, पक्षमाभ क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। इस तरह से ये पूरे यहाँ पर जगह पर लगे होते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। इसके ऊपर भी पक्षमाभ, इस पे भी पक्षमाभ। सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है पूरी इसकी दीवार, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। तो यहाँ पर पक्षमाभ होते हैं। तो पक्षमाभ, और एक आपने नाम सुना होगा फ्लेजिला, जिसे अपन कहते हैं कशाप और पक्षमाभ, दोनों ही क्या काम करते हैं, ये सूक्ष्म जीवों में भी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ पक्षमाभ की, तो पक्षमाभ पाया जाता है पैरामीशियम, सबसे अच्छा उदाहरण है पक्षमाभ का पैरामीशियम। और कशाप की अगर बात करें तो वो होता है युग्लिना के अंदर। दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। तो उनके अंदर ये पक्षमाभ और कशाप काम क्या करते हैं, ये उनकी मूवमेंट करवाते हैं, उनको गति प्रदान करते हैं, और दूसरा भोजन पकड़ने में या उनका शिकार पकड़ने में ये हेल्प करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये है तो ये क्या करेगा, इस द्वितीयक अंडक को इस तरह से ये गति करेगा, और गति कर करके ये आगे की ओर इसको खिसकाएगा, ठीक है। ये इसको आगे की ओर, यानी यहाँ से होता हुआ ये एम्पुला रीजन तक इसको खिसकाने का काम करेगा, तभी तो ये यहाँ पर आएगा। और एम्पुला रीजन के अंदर ही क्या होगा, शुक्राणु आएगा। और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और, एनसीईआरटी के अंदर कभी कभी क्या लिखा होता है, कभी कुछ और लिखा होता है। एनसीईआरटी कभी कहती है कि एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, और कभी जो कहती है, मेरे पास जो एनसीईआरटी भी है एट प्रेजेंट टाइम पे, उसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर एम्पुला और स्थमस जहाँ पर दोनों मिलते हैं, यानी कि इनका जो संधि स्थल होता है, वहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन की क्रिया वहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो जिसके पास जो एनसीईआरटी है ना, कोई पुरानी टाइप की पढ़ रहा होगा, कोई नई टाइप की, तो वो आप वहाँ से आप लिख सकते हो। एट प्रेजेंट टाइम पे जो लिखा हुआ है वही आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है मेरे पास एनसीईआरटी, उसमें ये लिखा हुआ है कि एम्पुला एंड स्थमस दोनों की जो जंक्शन होता है, दोनों का जो संधि स्थल होता है, वहाँ पर होता है निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंडरी oocyte आएगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर कुछ और भी चेंजेस आएंगे, तब जाके वो बनेगा अंडाणु, और फिर यहाँ से आ जाएगा स्पर्म, शुक्राणु, और दोनों आपस में मिल जाएंगे, और फिर हो जाएगी निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर अंडाणु आ गया, ठीक है, और यहाँ से जैसे मान लीजिए कि ये पीनस है, ठीक है, और यहाँ पर पीनस ने क्या किया, बहुत सारे जो है शुक्राणु को रिलीज कर दिया। ये शुक्राणु है, खूब सारे शुक्राणु हैं, और आपको पता है कि एक समय में जो शुक्राणु हैं, जब एक समय में शुक्राणु जो रिलीज होते हैं वेजाइना के अंदर या फीमेल बॉडी के अंदर, उनकी संख्या कितनी होती है, शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन होती है इनकी संख्या, ठीक है। तो एक बार में जो शुक्राणु जो अंदर जाते हैं फीमेल की बॉडी में, उनकी संख्या होती है 200 से 300 मिलियन, ठीक है। तो 200 से 300 मिलियन शुक्राणु अंदर तो जाते हैं, लेकिन क्या सारे शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक पहुंच पाते हैं? क्या सारे के सारे शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इनमें से केवल और केवल शुक्राणु तक पहुंचेंगे कितने? 200 शुक्राणु जो होंगे वो कहाँ पहुंच पाएंगे? फीमेल की जो जहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होनी है वहाँ पर जो अंडाणु बैठा है, अंडाणु तक केवल और केवल कितने शुक्राणु पहुंच पाएंगे? 200। क्यों? ऐसा क्यों? रिलीज तो इतने सारे हुए, अंदर तो इतने सारे गए, 200 से 300 मिलियन गए, फिर केवल और केवल 200 शुक्राणु ही यहाँ तक क्यों पहुंच पाते हैं?
इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न मैं पहले बताती हूँ। आप एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ से ये पूरा का पूरा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? देखो, ये जो स्पर्म है उनकी संख्या कितनी हुई, रिलीज कितनी हुई इसके अंदर, 200 से 300 मिलियन। और मैंने कहा है कि यहाँ तक आने में या यहाँ तक अंडाणु तक पहुँचते हैं कितने, केवल और केवल 200 शुक्राणु। ठीक है, अब शुक्राणु की स्ट्रक्चर एक बार याद करो आप, शुक्राणु के अंदर क्या क्या होता है। ये इसका हेड वाला पार्ट हो गया, ये इसकी नेक हो गई। ठीक है, ये इसका मिडल पीस हो गया, यानी कि मध्य खंड हो गया, और ये इसकी पूंछ हो गई। ठीक है ना, और बाकी तो आपको पता ही है, वैसे अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, है ना, और यहाँ से फ्लेजिला निकलती है, वो इसके अंदर कहाँ जाती है, पूंछ के एंड पार्ट तक जाती है, तो उसका भी कोई काम नहीं है। अभी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, ये समझो। देखो, ये शीर्ष भाग, ये ग्रीवा भाग, ये मध्य खंड, और इसको हम क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। ये संरचना आप पहले शुक्राणु की पढ़ चुके हो। अब आपको पता है कि इसके ऊपर, पूरी के ऊपर, यानी कि ये क्योंकि एक ही कोशिका है, और कोशिका है तो कोशिका झिल्ली भी होगी, तो यहाँ पर इसकी झिल्ली होती है, ऐसे मेम्ब्रेन होती है इसकी, इस प्रकार से। ये इस पे भी होती है, पूरी पे, इसके ऊपर इसकी कोशिका झिल्ली होती है ना, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो होता क्या है, जब शुक्राणु यहाँ पर रिलीज होते हैं, तो अब ध्यान से समझना, शुक्राणु जब अंदर की ओर जाते हैं तो पहली चीज़ तो वेजाइना की पीएच कैसी होती है, वेजाइना की पीएच होती है एसिडिक। एसिडिक का मतलब अम्लीय, तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होती है। ठीक है ना, तो अम्लीयता की वजह से तो बहुत सारे शुक्राणु तो यहीं पे मर जाते हैं, बहुत सारे शुक्राणु तो यहीं पे मर जाते हैं, क्योंकि इसकी पीएच कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो बहुत सारे शुक्राणु तो यहीं पे मर गए, लेकिन फिर भी फाइटिंग करते करते आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहाँ से भी कुछ सिक्रेशन होती है, यहाँ के इस पार्ट से अंदर से भी कुछ सिक्रेशन होती है, वेजाइनल सिक्रेशन होती है, तो यहाँ से भी कुछ सिक्रेशन होती है, और वो इफेक्ट करती है किस पे, शुक्राणु के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करती है, जब वेजाइनल सिक्रेशन होती है, यहाँ की बहुत सारी सिक्रेशन होती है, बहुत सारा स्रावित कुछ पदार्थ आता है यहाँ से, इस पूरे जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये जो जगह है, यहाँ से बहुत सारा सिक्रेशन आता है। तो वो सिक्रेशन करता क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन जिसे आप कह सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो क्या कर देता है, वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। कैसे, तो इसमें से बहुत सारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है उसको बाहर निकाल देती है। यहाँ से जो सिक्रेशन आती है, यहाँ की जो सिक्रेशन आती है, जो भी पदार्थ आते हैं, ठीक है, वो क्या करती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गला देती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक कर देती है, इसमें से बहुत सारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बाहर निकाल देती है। ठीक है, और फिर यहाँ से जो है शुक्राणु जो है वो ऊपर की ओर गति करते, बहुत सारे तो यही नष्ट हो गए थे। ठीक है, क्योंकि एसिडिक पीएच थी, अम्लीय पीएच थी, और फिर यहाँ से जो शुक्राणु गति कर रहे थे, यहाँ से भी बहुत सारे सिक्रेशन आया, उन्होंने भी बहुत सारे को तो नष्ट कर दिया, बहुत सारे शुक्राणु को तो नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ बच्चे कुछ थे, उनकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया। ठीक है, अब इसका फ़ायदा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वीक होने का भी फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि ये नुकसान हो गया, इसका नुकसान नहीं हुआ है, बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, आपको पता है कि ये एक्रोजोम है। ठीक है, इस एक्रोजोम में कौन से एंजाइम भरे होते हैं, जल अपघटनी एंजाइम, और जल अपघटनी एंजाइम जो है वो क्या काम करेंगे, जब ये एक्रोजोम फटेगा तो जल अपघटनी एंजाइम बाहर निकलेंगे, और जल अपघटनी एंजाइम किसको तोड़ेंगे। अब ये देखो, ये कौन है, कोरोना रेडिएटा है।
ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte जो बाहर निकला था, इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, कोरोना रेडिएटा, इसको हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के अंदर कौन पड़ा है, सेकेंडरी oocyte। तो अब अगर शुक्राणु के केंद्रक, ये कौन है, इसका केंद्रक है, तो शुक्राणु के केंद्रक को सेकेंडरी oocyte से, या सेकेंडरी oocyte जो है बाद में जब अंडाणु बनेगा तो अंडाणु के अंदर भी यहाँ पर जो केंद्रक रहेगा, इस केंद्रक को और इस केंद्रक को आपस में मिलना है, तो सबसे पहले शुक्राणु को किसको भेदना पड़ेगा, इन दो मेम्ब्रेन को, किसको किसको, कोरोना रेडिएटा को और जोना पेल्यूसिडा को यहाँ से भेदना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और जब ये टूटेगी तभी तो यहाँ का केंद्रक जो होगा वो अंदर वाले यानी कि जो अंडाणु के केंद्रक है उससे मिल पाएगा, अंडाणु के केंद्रक से मिल पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हटनी चाहिए, तो यहाँ से ये हटनी चाहिए, इसका सिर गंजा करना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ से ये हट जाएगी, जब ये हटेगी तो ये मेम्ब्रेन यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन है, ये टूटेगी, और ये वाली यानी कि ये पूरी एक ही मेम्ब्रेन है, मैंने अलग अलग बना दी है ना, इसके ऊपर जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है मैंने अलग करके शो करवाई है, एक ही मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ से जब ये मेम्ब्रेन टूटेगी तो ये एक्रोसोम जो है वो फटेगा, एक्रोसोम फटेगा क्योंकि रगड़ लग लग के अंदर जा रहा है ना, तो इतना घिसेगा ऊपर से, तो ये फटेगा, और जब ये फटेगा तो यहाँ से एंजाइम रिलीज होंगे, और यहाँ से जल अपघटनी एंजाइम रिलीज होकर कहाँ पर इफेक्ट करेंगे, कोरोना रेडिएटा को और जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। जब ये इसको तोड़ेंगे तो फिर यहाँ से केंद्रक निकलेगा, और केंद्रक किसके अंदर जाएगा, यहाँ पर जो अंडाणु पड़ा होगा उस अंडाणु से मिलेगा, अंडाणु के केंद्रक से मिलेगा, तभी तो जाकर युग्मनज का निर्माण होगा, तभी तो युग्मनज बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखो एक चीज और, एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया तभी हो सकती है जब अंडाणु और शुक्राणु जो है वो एक ही दिन रिलीज हो, अंडाणु भी उसी दिन रिलीज होना चाहिए ओवेरी से, और शुक्राणु भी उसी दिन शरीर में प्रवेश करने चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैसे, मैंने आपको बताया था अंडाणु का जो जीवन चक्र होता है या उसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, एक दिन का, यानी कि 24 घंटे का, 24 घंटे का, ठीक है, और शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 48 घंटे का। अब मान लो कि एक दिन पहले ही शुक्राणु जो है वो शरीर के अंदर गए हैं, ठीक है, और दूसरे दिन अगर अंडाणु आया तो भी तो निषेचन की प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि ये तो 2 दिन तक जिंदा रह सकता है, वो 1 दिन तक जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही टाइम पे एक ही दिन रिलीज हो, हाँ, बट ये हो सकता है कि जिस अंडाणु जो है 24 घंटे तक अगर शुक्राणु उसको मिल गया तो निषेचन की क्रिया होगी, बाकी मंथ में पूरे महीने भर ही अगर शुक्राणु अंदर जा रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उस दिन 14वें दिन अगर यहाँ पर अंडाणु रिलीज हुआ और उसी दिन शुक्राणु आया, या पहले भी आकर लेकिन उस 24 घंटे में इससे मिल गया तो ठीक है, वरना अंडाणु नष्ट हो जाएगा, और फिर अगर पूरे महीने भी अगर शुक्राणु अंदर जा रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो, वैसे तो कोई है नहीं ऐसा कुछ खास, बट लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं पानी वानी पी लेती हूँ तब तक। क्लियर है, रफ कर दूं। अब मेन जो हमें चीज़ क्या पढ़नी है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ते हैं। देखो, फर्टिलाइजेशन की क्रिया पढ़ने से पहले आपको सेकेंडरी oocyte का वापस मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे, और क्या चीज़ें पढ़नी है उसमें आपको। ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, द्वितीयक अंडक जिसे बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाहर आपको यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन मिलेगी जिसे हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन है। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से
ये ज़ोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ज़ोना पेलुसिडा के बाहर की ओर आपको क्या चीज़ मिलेगी? कोरोना रेडिएटा की मेम्ब्रेन मिलेगी। ये कोरोना रेडिएटा होगी। कोरोना रेडिएटा जो है आप मुझे बताएंगे किन कोशिकाओं की बनी होती है? ग्रेन्युलेसा कोशिकाओं की बनी होती है, कणिकामय कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है। स्ट्रोमा सेल से जो स्ट्रोमा की जो सेल्स थी वही आकर इकट्ठी हुई थी, याद कीजिए। देखो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ये द्वितीय कंडक है, ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना। ये ज़ोना पेलुसिडा है, ज़ोना पेलुसिडा है। एंड ये जो है वो कौन है? कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा है। अब समझना ध्यान से, जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये द्वितीय कंडक है ना, द्वितीय कंडक की जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन या पित्तक झिल्ली भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। पित्तक झिल्ली या इंग्लिश में इसे कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन या पित्तक झिल्ली कह सकते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जो ज़ोना पेलुसिडा होती है उसका जो बीच का ये वाला जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस दिख रहा है, इसे मैं इधर लिख लेती हूँ, इधर नहीं यहाँ लिख लेती हूँ। ये इसको हम कहते हैं पेरीविटेलाइन, पेरीविटेलाइन स्पेस या परिपित्तक, परिपित्तक स्पेस को क्या कह सकते हैं? स्थान वगैरह, ठीक है। आप समझ आना, स्पेस का मतलब परिपित्तक स्थान, ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं। अब समझना ध्यान से, होता क्या है, यहाँ से बहुत सारे शुक्राणु आएंगे, यहाँ से बहुत सारे शुक्राणु आएंगे, ऐसे कितने पहुँचेंगे? केवल और केवल 200 शुक्राणु जो है इसके आसपास पहुँचेंगे। ये पहुँच गए। क्या सारे के सारे शुक्राणु जो है वो अंडाणु के केंद्रक से मिल पाएंगे? अंडाणु के अंदर अभी, अच्छा एक चीज़ और, अंडाणु भी अभी कह नहीं सकते इसको, बट क्या यहाँ तक सारे के सारे पहुँच पाएंगे? नहीं। यहाँ पर इसका जो केंद्रक है, ये केंद्रक है इसका, ठीक है, क्या यहाँ पर सारे के सारे शुक्राणु पहुँच पाएंगे? नहीं। केवल एक शुक्राणु का एक केंद्रक ही से मिल पाएगा। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखो, जो ज़ोना पेलुसिडा होती है, इस ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं ZP3 रिसेप्टर। इनको हम क्या कहते हैं? ZP3 रिसेप्टर। यहाँ पर ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ZP3 रिसेप्टर। एंड ये ZP3 रिसेप्टर क्या काम करते हैं? ये मानव के शुक्राणु को पहचानने का काम करते हैं, मानव के शुक्राणु को पहचानने का काम करते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो यहाँ पर किसी भी गाय, मतलब बेल, गाय का तो शुक्राणु आएगा नहीं, बेल, कुत्ते या और कोई जो जीव है, मेल कोई भी जंतु है, अगर उसका शुक्राणु आ जाएगा तो क्या ये इसे एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या नहीं करेगा ना। ऐसा होता है क्या? नहीं एक्सेप्ट करना है। तो नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, यानी मानव शुक्राणु को पहचानने के लिए यहाँ पर जो रिसेप्टर लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ZP3 रिसेप्टर। तो ZP3 रिसेप्टर करेंगे क्या? जब ये शुक्राणु आएगा अंदर की ओर, एक कोई भी शुक्राणु है, मान लो एक शुक्राणु है, एक शुक्राणु यहाँ पर आएगा, तो इसने इसको पहचान लिया और इसको अंदर जाने देगा। ठीक है, तुम जाओ अंदर। ये गया अंदर। पहला फर्स्ट जो शुक्राणु होगा जो कि यहाँ पर इस मेम्ब्रेन को टच करेगा, कौन सी मेम्ब्रेन को? इसकी अभी जो द्वितीय कंडक है इसकी मेम्ब्रेन को टच करेगा। जब ये इसको टच करेगा तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो है ये फटेगा। ठीक है, चलो इसको मैं इधर बना देती हूँ, इसका न्यूक्लियस मैं इधर बना देती हूँ। यहाँ से ये फटेगा, फटने से इसके अंदर जो शुक्राणु के अंदर जो केंद्रक था वो केंद्रक कहाँ चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। ये अब इसमें आ गया, फटने से इसके अंदर आ गया। अब ध्यान रखना होता क्या है, ज़्यादा शुक्राणु भी तो इसके अंदर जा सकते हैं, ज़्यादा शुक्राणु के केंद्रक भी तो इसमें जा सकते हैं। इसे हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं।
ठीक है, बहुत ज़्यादा शुक्राणु के अगर केंद्रक अंडाणु के अंदर चले गए, इसे हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। इस पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जब ये फर्स्ट जो शुक्राणु है यहाँ पर टकराएगा, टकराने से जब इसका जो केंद्रक है वो अंदर चला जाएगा, तो जब ये फर्स्ट बार इससे टकराता ना, पहला जब शुक्राणु इससे टकराता है इस विटिलाइन मेम्ब्रेन से, तब क्या होता है, ये विटिलाइन मेम्ब्रेन जो है इसका डीपोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, विध्रुवीकरण हो जाता है। और विध्रुवीकरण होने के बाद कोई भी शुक्राणु जो है इस अंडाणु तक, कोई भी शुक्राणु जो है इस अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा, केवल एक ही शुक्राणु इस अंडाणु की मेम्ब्रेन को भेद पाएगा। तो इसका क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, विध्रुवीकरण हो गया। ठीक है, बाद में क्या होता है, जब इसका विध्रुवीकरण हो जाता है तो विध्रुवीकरण के बाद में भी यहाँ से ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ की ये अंडाणु की मेम्ब्रेन है, ये बहुत सारा एक केमिकल रिलीज कर देती है, यहाँ पर बहुत सारा एक केमिकल रिलीज कर देती है। और वो केमिकल करता क्या काम है, ये केमिकल जाता है किसके पास, ZP3 रिसेप्टर के पास, और इन ZP3 रिसेप्टर को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। वापस समझाऊंगी, समझो क्या हुआ। सबसे पहले शुक्राणु, एक शुक्राणु गया, भाई सबसे दौड़ लगती है इनके पास, इनके अंदर कि कौन पहले पहुंचता है, रेस लगती है। तो रेस में पहले ही एक ही जा पाएगा, ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे एक साथ चले जाएंगे। पहला शुक्राणु जो इस मेम्ब्रेन को टच करेगा, तब क्या होगा, शुक्राणु जब इसको टच करेगा तो यहाँ से एक्रोसोम फटेगा। एक्रोसोम तो पहले ही फट गया था, ठीक है ना, इसको क्योंकि इसको भेदना पड़ेगा। तो फिर बाद में क्या होगा, केंद्रक तो इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन केंद्रक इसके अंदर जाने के बाद में जब ये शुक्राणु की टोपी जो इसको टच करती है ना, तो टच करने की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है, विटिलाइन मेम्ब्रेन है, ये विध्रुवीकृत हो जाती है, डीपोलराइजेशन हो जाता है इसके अंदर। और इसकी वजह से क्योंकि डीपोलराइजेशन हो जाता है तो ये दूसरे शुक्राणु को अंदर नहीं जाने देती है, दूसरे शुक्राणु के केंद्रक अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही ये कुछ पदार्थ रिलीज करती है, और उन पदार्थ को जब ये रिलीज करती है तो ये पदार्थ कहाँ जाते हैं, ZP3 रिसेप्टर के पास जाते हैं। ZP3 रिसेप्टर को क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्यों नष्ट कर देते हैं, ताकि वो किसी भी शुक्राणु को अंदर जाने ही नहीं दे, पहचानने ही नहीं दे। ये पहचानने का काम कर रहे थे, ये अंदर रिसीव करने का काम कर रहे थे, रिसेप्टर थे ये, तो अब ये इनको अंदर ही नहीं जाने देंगे। तो एक शुक्राणु का केंद्रक अंदर चला गया, हो गया बात खत्म। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब ये जो शुक्राणु अंदर गया है, ये वाला जो शुक्राणु अंदर गया है, शुक्राणु का जो केंद्रक अंदर गया है, इसे हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं इसको। ठीक है, और ये तो हो गया मेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होता है, याद करो पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ तक आते आते अंडाणु के अंदर जो ऊ साइड थी, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था। अर्धसूत्री विभाजन पहला जब कंप्लीट हुआ था तो उससे 2 कोशिकाएं बनी थी, और एक कोशिका जो छोटी थी और एक कोशिका बड़ी थी। एक कोशिका जब छोटी थी तो इसको हम कह रहे थे सेकेंडरी, फर्स्ट पोलर बॉडी कह रहे थे, और फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो नष्ट हो जाती है। और इसके बाद में ये जो कोशिका बची थी, इससे क्या होता है, द्वितीयक, ये यूँ कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। तो यहाँ पर ये जो केंद्रक बचा है, इस केंद्रक के अंदर अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के फलस्वरूप यहाँ पर एक छोटी सी कोशिका एक और बन जाएगी। मतलब इससे 2 कोशिकाएं बनेगी ना, एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी। ठीक है, तो ये 2 कोशिका हो गई, मान लो ये 2 कोशिका हो गई, मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, एक कोशिका फिर उससे 2 कोशिका, ऐसे नहीं बना रही हूँ। एक कोशिका का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एक केंद्रक था, एक केंद्रक से अब यहाँ पर कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनके अंदर यहाँ पर ये इस तरह से तारकाय स्पिंडल फाइबर बनते हैं, फिर यहाँ पे बन जाते हैं 2 केंद्रक, और 2 केंद्रक के चारों ओर क्या हो जाती है, प्लाज्मा झिल्ली हो जाती है, मेम्ब्रेन आ जाती है। एक तो ये वाली कोशिका हो गई, एक तो ये वाली छोटी सी कोशिका हो गई, और एक जो है ये वाली बड़ी सी कोशिका हो गई। याद रखना, ये देखो, ध्यान दो इधर, एक तो ये छोटी कोशिका बन गई, एक ये बड़ी कोशिका बन गई। ठीक है ना, इसको अब हम क्या कहेंगे, ये वाली जो छोटी कोशिका बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंडरी पोलर बॉडी, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो ये तो नष्ट हो जाएगी, जैसे फर्स्ट पोलर बॉडी नष्ट हुई थी वैसे ही सेकेंडरी पोलर बॉडी नष्ट हो जाएगी, और सेकेंडरी पोलर बॉडी तो नष्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर जो ये अब ये जो बड़ी कोशिका बनी है, ये देखो ये बड़ी कोशिका है, अब इस कोशिका को हम क्या कहेंगे,
अंडाणु। क्या कहेंगे? अंडाणु। इसे हम क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे। और इसका जो ये वाला जो न्यूक्लियस है इसे हम क्या कहेंगे? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। इसे हम क्या कहेंगे? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। जो ये वाला जो केंद्रक बचा है ना, अब इसे हम क्या कहेंगे? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे। अब जाकर हम इसे अंडाणु कहेंगे। जब ये नष्ट हो गई, ये मेम्ब्रेन नष्ट हो गई, ज़ोना पेलिसिडा वगैरह नष्ट हो गई, शुक्राणु का केंद्रक अंदर चला गया और इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं वापस, दो केंद्रक बने थे, दोनों केंद्रक के चारों ओर कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है, तो दो कोशिका बन जाती है। एक छोटी कोशिका को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी पोलर बॉडी। और बड़ी वाली जो कोशिका है जिसके अंदर फीमेल प्रोन्यूक्लियस पड़ा है, अब इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे? जिसके अंदर मेल प्रोन्यूक्लियस भी है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी है, अब इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे। अब क्या होगा? अब ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस जो है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, यानी कि ये केंद्रक आपस में एक हो जाएंगे। अब आपको पता है कि दोनों केंद्रक के अंदर इसमें भी गुणसूत्र कितने हैं? ये जो केंद्रक है वो भी क्या है? एन टाइप का है और ये भी एन टाइप का है, यानी कि ये जब दोनों मिलेंगे तो ये अब कौन कितने कैसे हो जाएंगे? 2n टाइप के, यानी गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है, तो दोनों 23 गुणसूत्र मिले तो अब कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र। और 46 गुणसूत्र जब मिलेंगे, ये दोनों केंद्रक मिलेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। और युग्मनज बनने की क्रिया यानी निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनने की क्रिया को ही तो हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो ये जो है पूरा आपका फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, डाउट हो, आप पहुंच सकते हैं। वैसे इतना फर्टिलाइजेशन कोई हार्ड है नहीं, है ना, टॉपिक कोई हार्ड है नहीं, बहुत ईजी सा टॉपिक है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा, क्या करना है? सबसे पहले एक बार देखो, वापस ध्यान से सुनो, कोई जाएगा नहीं बच्चा, पहले सुनेगा। सबसे पहले क्या होता है? जो सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte के चारों ओर, क्योंकि सेकेंडरी oocyte जो है अकेला रिलीज नहीं होता है। सेकेंडरी oocyte के चारों ओर ज़ोना पेलुसिडा होती है, ज़ोना पेलुसिडा के बाहर कोरोना रेडिएटा भी होती है, वो रिलीज होकर फिम्बरी उसको कैच करेगी, फिर वो कहाँ जाएंगे? एम्पुला वाले पार्ट में जाएंगे, इधर से शुक्राणु आएगा, दोनों आपस में मिलेंगे। लेकिन मिलने के लिए अब सारे शुक्राणु 200 शुक्राणु आते हैं तो 200 के 200 थोड़े मिलेंगे, उसमें से केवल एक शुक्राणु मिलवाना है। तो एक शुक्राणु को मिलने के लिए क्या होता है कि जैसे ही पहला शुक्राणु इसकी मेम्ब्रेन को टच करता है तो ये डीपोलराइजेशन हो जाता है इसके अंदर और ये दूसरे शुक्राणु को अंदर नहीं जाने देती है। इसके बाद यहाँ की ये जो मेम्ब्रेन होती है कुछ पदार्थ या कुछ केमिकल रिलीज करती है, वो केमिकल कहाँ जाते हैं? इन रिसेप्टर के पास। कौन से रिसेप्टर है यहाँ पर? ZP3 रिसेप्टर। क्या काम करते हैं? शुक्राणु को पहचानने का काम करते हैं। तो इनको ये नष्ट कर देंगे ताकि दूसरे शुक्राणु को ये रिसीव नहीं कर पाए, कैच नहीं कर पाए, ला नहीं पाए अपने पास। ठीक है, उसके बाद में ये जो केंद्रक अंदर गया है ये यहाँ पर पड़ा रहेगा और यहाँ पर जो पहले से ही केंद्रक था जो कि सेकेंडरी oocyte का केंद्रक जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन पहला तो कंप्लीट हो गया था लेकिन दूसरे में वो रुक गया था, है ना, दूसरा चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो दूसरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उससे दो कोशिकाएं बनेगी, या यूं कह सकते हैं दो केंद्रक बनेंगे। पहले दो केंद्रक बनेंगे फिर उस केंद्रक से कोशिकाएं बन जाएगी। एक बड़ा केंद्रक, एक छोटा केंद्रक। छोटा केंद्रक के चारों तरफ भी झिल्ली आ जाएगी, बड़े केंद्रक के चारों ओर भी झिल्ली आ जाएगी। छोटे केंद्रक वाली जो कोशिका होती है उसे अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। और बड़ी वाली जो कोशिका है अब इसको हम क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे। और अंडाणु के अंदर जो केंद्रक पड़ा होगा इस केंद्रक से कौन मिलेगा? मेल प्रोन्यूक्लियस मिलेगा और इसे अपन फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। निषेचन से युग्मनज बनेगा, फिर युग्मनज 7 दिन तक पड़ा रहेगा, फिर वो 7 दिन के बाद में कहाँ चला जाएगा? जो मेम्ब्रेन होती है, सबसे अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है गर्भाशय की, एंडोमेट्रियम, उसके अंदर जाकर वो अंतःस्थापित हो जाएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पर एक शब्द लिखा होता है वीर्यसेचन। वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, इंसेमिनेशन। वीर्यसेचन का मतलब क्या होता है कि जब पीनस के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं उनको कहाँ छोड़ा जाए? वेजाइना के अंदर। वेजाइना के अंदर यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जब छोड़ा जाता है इस क्रिया को कहा जाता है वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो एक शब्द लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर कोई बच्चा पढ़ेगा तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएगा कि ये वीर्यसेचन का मतलब क्या है। वीर्यसेचन, वीर्य को अंदर डालना। ठीक है, शुक्राणु या वीर्य को शरीर के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर डालना वीर्यसेचन कहलाता है। वीर्यसेचन भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो होता है कृत्रिम वीर्यसेचन और एक होता है प्राकृतिक वीर्यसेचन।
प्राकृतिक का मतलब तो ठीक है कि मेल और फीमेल के बीच में जब इंटरकोर्स की क्रिया होगी तो मेल जो है उसको अंदर डाल देगा, ठीक है। कृत्रिम या आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेल जो होता है उसका पीनस जो होता है वो इरेक्टाइल नहीं हो पाता है, यानी कि उसके अंदर जो है वो क्रिया नहीं हो पाती है, शुक्राणु को अंदर डालने की क्रिया नहीं हो पाती है, इरेक्टाइल नहीं होने की वजह से शुक्राणु अंदर नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना। तो फिर ऐसे में क्या किया जाता है, जो सिरिंज होती है उसकी वजह से जो शुक्राणु होते हैं उनको लेकर फीमेल बॉडी के अंदर डाला जाता है, उसे हम कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, फिर भी आ जाए तो आप पूछ सकते हैं। क्लासें अगर पसंद आ रही हैं तो सभी को बताएं ज़रूर, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कुछ बच्चों की मांग आ रही थी कि नहीं पेड कोर्स स्टार्ट करो ताकि आप रोज़ क्लासें ले सको और रोज़ जो है हमारी क्लासें हो सके और जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए भी मैंने आपको बोला था, तो उसके लिए बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हाँ ठीक है स्टार्ट करो, बट अगर आपको रियली ऐसा आपको क्लासेस चाहिए तो आप एक बार सर से बात कीजिए उसके बारे में, ठीक है। आपका नाम पता जो भी है वगैरह वो सब बता दीजिए कि भाई हाँ हमें क्लास लेनी है उसकी, तो उसके लिए हम जल्दी ही वो क्लासेस जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको बिल्कुल वैसी ही क्लासें मिलेगी जैसे कि ऑफलाइन में होती है, वैसे ही नोट्स लिखवाना, डाउट सेशन, लाइव क्लासें, आपके कमेंट वगैरह उसी टाइम देख लिए जाएंगे, कोई भी परेशानी होगी तो उसी टाइम सॉल्व हो जाएगी और रोज़ की रोज़ क्लासें होगी जैसे वैसे ही बिल्कुल जैसे कि अपने जो हम ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसी ही क्लासें होगी। तो आप सर से एक बार बात कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो कमेंट अच्छे अच्छे ज़रूर करने हैं, ताकि मैंने पहले भी बोला था जब आपके अच्छे कमेंट आते हैं, जब आपके अच्छे व्यूज़ आते हैं और जब अच्छे लाइक्स आते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है कि अच्छा बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हमें और पढ़ाना है ना। तारीफ़ सुनना किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है, ठीक है ना। और झूठी तारीफ़ नहीं करनी है, अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, तो एक एनर्जी मिलेगी कि हाँ अब तो क्लास लेनी है, बच्चों के लिए क्लास लेनी है, कुछ करना है ना, और जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करवाना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को शेयर कीजिए। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, समझ लिया है टॉपिक, एक बार NCERT से ज़रूर पढ़ लेना और जो नोट्स दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर तो उससे भी एक बार आप ज़रूर देख लेना। हाँ उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड है तो अच्छी बात है ना, इंग्लिश वर्ड भी सीख लीजिए आप। और बाकी मैंने इंग्लिश और हिंदी में साथ में लिखवाया है, यहाँ पे बताया ज़रूर है मैंने, हर चीज़ को इंग्लिश और हिंदी को साथ में कर रही हूँ मैं। बच्चों के मैसेज आते हैं कि आप ना सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हो या सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश वर्ड नहीं लिख सकते हो, नहीं लिखते हो, तो ऐसा नहीं है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही साथ के साथ करवाती जा रही हूँ। बाकी ये क्लासें तो आपको पता ही है कि स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर कीजिए, थैंक यू।